हे गाइस, आई एम वकास अहमद। आज हम हॉर्नबिल के थर्ड चैप्टर का डिटेल व्यू पढ़ेंगे। ये है डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूज। आप सोच रहे होंगे दिस सागा है क्या? ये सागा सागा का मतलब होता है एक लॉन्ग स्टोरी जो किसी की अचीवमेंट के ऊपर हो। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं समरी से। द लास्ट हेयर ऑफ द इजिप्शियन एम्पायर हैड बीन बरीड एंड फॉरगेटन। जो लास्ट हायर मतलब जो उस एम्पायर का लास्ट किंग था, वो गाड़ दिया गया था ज़मीन पे और उसको भुला दिया गया था। His tomb was discovered in 1922 and his body was sent for CT scan to discover the cause of his death, which could be even a murder. जो ये टट है वो एक किंग था। वो उसका टॉम 1922 में डिस्कवर हुआ था और उसकी बॉडी को सीटी स्कैन के लिए भेजा गया था ताकि उसका डेथ हमें पता चल जाए कि उसकी डेथ कैसे हुई थी। वो ऐसे नेचुरल डेथ थी या फिर वो एक मर्डर था। King Tut was buried in the ancient Egyptian cemetery known as Valley of Kings about 3300 years ago and sent for CT scans on January 5, 2005। जो किंग टट था उसे कहाँ पे बरी किया था ये उसकी जगह बता रहे हैं। एक इजिप्शियन सिमेंट्री में, मतलब इजिप्शियन बेसमेंट आप बोल सकते हैं, वहाँ पर, जिसको कहा जाता था उस टाइम वैली ऑफ किंग्स, किंग्स की वैली। ये बात है 3300 ईयर्स पहले की, जब वो मरा था और उसको वहाँ पे गाड़ा गया था। अब इसको यहाँ पे सीटी स्कैन के लिए जनवरी 5, 2005 में भेजा गया। Visitors came to see the rock cut tomb 26 feet underground with murals on walls of burial chamber with Tut's gold covered face on the lid of outer coffin. They wonder if the pharaoh's curse was true, that death or misfortune fell upon those who disturbed him. विजिटर्स बहुत सारे आए जब तट को ले जाया गया सीटी स्कैन के लिए। विजिटर्स के लिए सबसे बड़ा अट्रैक्शन था उसका जो टॉम का जो चेम्बर था। उसके टॉम के चेम्बर का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी दे रखा है कि जो उसका कॉफिन था वो 26 फीट अंडरग्राउंड था उस चेम्बर के अंदर। और उस चेम्बर की एक और खासियत थी कि उसके जो वॉल थे उनमें म्यूरल्स थे। म्यूरल्स का मतलब होता है ब्यूटीफुल पेंटिंग्स। ब्यूटीफुल पेंटिंग्स बनाई गई थी उनके ऊपर। और फिर इसमें आगे बोला है कि जो तट था उसका जो फेस था वो गोल्ड के बने हुए मास्क से कवर्ड था। जो सबसे बड़ा अट्रैक्शन था उसके कॉफिन का ऊपर का। और इसमें आगे बोल रहे हैं फेरोस कर्स के बारे में बात हो रही है कि लोग सोच रहे थे कि भाई फेरो का कर्स सही होगा क्या, कि अभी हमने इसको डिस्टर्ब कर दिया है तो फिर हमारी डेथ या फिर हमारा मिसफॉर्चून के तो लीड नहीं करेगा ये। सब लोग ऐसे डरे हुए थे उस टाइम ये फेरोस कर्स की वजह से। ये जो फिर इसके लास्ट में बोला है कि जो फेरो था ये टट, वो बहुत टेंडर एज में मरा है, जब वो टीनेजर था उस टाइम, मतलब 16 17 ऐसे टाइप में। अब यहाँ पे आते हैं आपके मेन कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी। फर्स्ट है जाही हवास। वो है इजिप्ट की सुप्रीम काउंसिल जो एंटीक्स के लिए बनी हुई है, उसका ये सेक्रेटरी जनरल है। बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट है इसका रोल ये हमारी स्टोरी में। तीनों का वैसे बहुत इम्पॉर्टेंट है। हाँ। सेकंड है हावर्ड कार्टर। ये एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट था जिसने इस टॉम को डिस्कवर किया था। इससे बहुत मेहनत लगी थी इसकी इस टॉम को डिस्कवर करने में। और फिर थर्ड आता है हमारा वही मेन आदमी, किंग टट। किंग टट लास्ट सक्सेसर था इजिप्शियन डायनेस्टी का। लास्ट सक्सेसर का मतलब है जैसे कि आप देख सकते हैं बिजनेस में भी ऐसा होता है सक्सेसर वाइज, कि जैसे उसका पापा मर गया जैसे, तो उसका काम, उसके पापा का काम बेटा संभालेगा। ऐसे मतलब ये सक्सेशन चलता रहता है एक ही फैमिली में, वो है ये।
तो इसमें बोला है कि वो एक टेंडर एज में मर गया. ही हैड द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन फाउंड सो फार. और जो उसकी कब्र थी, मतलब जहाँ पे वो दफनाया गया था, उस चेम्बर में हमें अब तक का सबसे रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन मिला है, जिसमें सोने जेवर बहुत सारी कीमती चीज़ें मिली मिली हैं हमें. अब आता है दी ममी ऑफ किंग टट. आप सबको तो मम्मी का मतलब पता ही होगा. एज द ममी ऑफ किंग टट वॉज ग्लाइडेड फ्रॉम परफॉर्मिंग अ सीटी स्कैन, एंग्री winds stirred and dark clouds covered the stars. जैसे ही किंग टट की मम्मी को वो सीटी स्कैन के लिए ले जाया गया, तो फिर हर जगह बहुत तेज़ हवा चलने लग गई और काले बादलों ने स्टार्स को घेर लिया. मतलब एक तरह से ये बोल रहे कि बहुत बुरा ओमेन था, बैड ओमेन. ओमेन का मतलब होता है जैसे कि कोई सा भी बुरा बुरा चीज़ होने से पहले हमें पता नहीं चलता. जैसे कि ग्लास का दूध का ग्लास टूट गया, तो फिर हम बोलते हैं भाई ये तो बहुत अशुभ. हाँ, अशुभ अशुभ बोलते हैं इसमें, ओमेन को अशुभ चीज़. His scan was being done to unearth the mysteries that had surrounded his death. इस स्कैन का, सीटी स्कैन का जो मेन मकसद था वो था कि उसकी जो डेथ की मिस्ट्री थी, मिस्ट्री इसमें बोला कि वो उसकी डेथ आखिर हुई कैसे इतनी कम उम्र में. वो एक मर्डर था या फिर नेचुरल डेथ थी, ये वो जानना चाहते सीटी स्कैन करके. Tourists had lined to pay their respects to the mummy of the famous Egyptian king Tutankhamun and made speculations about his untimely death. टूरिस्ट ने पूरी लाइन इसमें मतलब उसका एक पैराग्राफ का ही लाइन है ये, कि टूरिस्ट ने लाइन लगा ली वो उसको मतलब रिस्पेक्ट पे करने के लिए. जो इजिप्शियन किंग था टट. टट का पूरा नाम जो है ये है टोटाखामुन. टुतनखामुन है उसका पूरा नाम. इसने वैसे बाद में चेंज कर लिया था असल में. तो इस स्लाइड में हमारा यही था. फिर आता है फ्यूनररी ट्रेजर्स. फ्यूनररी ट्रेजर्स वो होते हैं जब कोई सा किंग मरता है तो उसकी चेम्बर में जो ट्रेजर होता है ना, बहुत सारा सोना जेवरात उसके कब्र के आसपास, वो सारा का सारा फ्यूनररी ट्रेजर में आता है. The mummy was in a very bad state, according to Zahi Hawass, Secretary General of Egypt's Supreme Council of Antiques. जो मम्मी थी उस टाइम बहुत बुरी हालत में थी, ये हमें जाही हवास ने बताया. King Tut's tomb was first discovered in 1922 by Howard Carter, a British archaeologist. मैंने आपको ये तो पहले बता ही चुका हूँ. Tut was found buried with numerous funerary treasures in a coffin made of pure gold. टट एक ऐसे कॉफिन में, एक ऐसे ताबूत में मिला जो पूरा का पूरा प्योर गोल्ड से बना हुआ था और उसमें बहुत सारा खजाना था. The treasures found included precious collars, inlaid necklace and bracelets, rings, amulets, a ceremonial apron, sandals, and sheaths for fingers and toes. इसमें बोला कि जो ट्रेजर थे उनमें क्या क्या इंक्लूड होते थे, जैसे कि प्रीशियस कॉलर्स थे, उसमें इलेड नेकलेस थे, ब्रेसलेट्स थे, बहुत सारी चीज़ें थी. These treasures are till date the richest royal collection ever found. मैंने आपको ये भी पहले बता दिया कि ये जो ट्रेजर था अब तक का सबसे बड़ा रिचेस्ट कलेक्शन है जो अभी तक हमें मिला है. Some everyday items considered to be needed in the afterlife, like board games, bronze razor, linen undergarments, cases of food and wine, were also found. और उस टाइम आप देखेंगे कि जो ऐसे ही डे टू डे काम के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो भी उसकी कब्र के साथ थे, जैसे कि बोर्ड गेम्स, ब्रोंज रेजर दाढ़ी बनाने के लिए, और अंडरगारमेंट्स, और फूड, वाइन, ये सब चीज़ें. This revealed that the ancient Egyptians believed in idea of resurrection and hoped to take their riches with them. ये जो आपका ये जो लाइन है ना, ये कि भाई वो डे टू डे चीज़ें, डे टू डे काम आने वाली चीज़ें भी अपने साथ ले गए.
इससे वो ये रिवील करते कि इजिप्शियंस तो थे उस टाइम के, वो ये बिलीव करते थे कि मरने के बाद आदमी कब्र से वापस जिंदा हो जाता है, और और जो उसकी जो मतलब उसने ज़िंदगी भर में कमाया है वो अपने साथ ले जाना चाहता है। ये सब वो बिलीव करते थे इनमें। कार्टर्स इन्वेस्टिगेशन एंड द प्रॉब्लम्स फेस्ड। अब यहाँ पर आएगा कार्टर जो था आर्कियोलॉजिस्ट, उसने क्या क्या इन्वेस्टिगेट किया और उसे क्या क्या प्रॉब्लम्स उठानी पड़ी थी इन्वेस्टिगेशन के दौरान। कार्टर इन्वेस्टिगेटेड द थ्री नेस्टेड कॉफिन्स। कार्टर ने जो तीन साथ में थे कॉफिन्स, ताबूत, उनको उसने मतलब छाना, मतलब उनमें इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की उनकी। इन द फर्स्ट, a shroud adorned with garlands of willow and olive leaves, wild celery, lotus petals, and cornflowers were found. जो फर्स्ट ताबूत था जिस जो उसने खोला, उसके अंदर उसे गार्लैंड्स मतलब पत्तियां मिली, ये ऑलिव लीव्स की, विंड सेलरी की, लोटस पेटल्स की, कॉर्नफ्लावर्स की, इन सब चीज़ों की मिली। दिस गेव वाज एविडेंस दैट द डेथ माइट हैव टेकन प्लेस इन द मंथ ऑफ मार्च और अप्रैल। और ये जो उसको चीज़ें मिली, तो फिर इससे वो आइडिया लगा सकता था कि उसकी मौत किस महीनों में हुई। ये बोल रहा है कि मार्च और अप्रैल के महीनों में उसकी डेथ हुई। वो कैसे पता से लगा रहा है? क्योंकि मतलब बहुत सारे जो पेड़ पौधे होते हैं वो एक पर्टिकुलर मंथ में उगते हैं। जैसे कि आप ये देखें, ऑलिव लीव्स, ऑलिव जो होते हैं, ये सिलरी होती है, ये मार्च और अप्रैल के महीनों में ही उगती है। तो फिर इसलिए वो बोल रहा है कि मार्च और अप्रैल में उसकी डेथ हुई। Carter faced difficulty in extracting the mummy of the king out of the coffin. कार्टर को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ी मम्मी को उसके कॉफिन से, ताबूत से बाहर निकालने में। The ritual resins had hardened, resulting in cementing of Tut to the bottom of the solid of golden coffin. जो पहले के मतलब रिचुअल रिजिन का मतलब होता है ट्रेडिशनल स्टिकी सब्सटेंस, जो मम्मी को मतलब ऐसे पट्टियों में बांधे रखने के लिए लगाए जाते थे। वो पूरी तरह से कड़क हो गए थे, जिसकी वजह से जो टट की मम्मी थी वो ताबूत से बहुत बुरी तरह से जुड़ गई थी और उसको निकालने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो though Carter unsuccessfully tried to use sun to loosen the resins, there was no other way left to separate the mummy from the adornments than to chisel it away. कार्टर ने उसको, मम्मी को कॉफिन से बाहर निकालने के लिए सन का भी यूज़ किया, क्योंकि सन से बहुत बार होता है कि जो हार्डन्ड सब्सटेंस होता है वो टूट जाता है, पर वो इसमें काम नहीं आया। तो फिर उसके पास खाली एक ही रास्ता बचा था मम्मी को उस एडोरमेंट से बाहर निकालने के लिए, वो था उसके पार्ट्स को काट देना। उसके जैसे कि उसका सर काटेगा, हाथ काटेगा, उसको अलग अलग करके निकालेगा ऐसे। इट्स हैड टू बी रिमूव्ड एंड द मेजर जॉइंट्स हैड टू बी डिटैच्ड। उसके सर को हटाना पड़ेगा और उसके जो मेजर जॉइंट्स हैं बॉडी के, उन सबको डिटैच करना पड़ेगा। The only ground for Carter to defend himself for chiseling Tut was that thieves would have ripped the body apart to rob the gold if he had not chiseled it. इसमें बोला है कि उसने कार्टर ने अच्छा ही किया उसको चिजल करके, क्योंकि अगर वो उसको नहीं काटता उसके पार्ट्स को, तो फिर जो चोर आते वो उसकी बॉडी को काट देते, बहुत बुरी तरह से उसको बॉडी को नुकसान पहुंचाते, वो गोल्ड निकालने के लिए। तो एक तरह से उसने अच्छा ही किया उसकी बॉडी पार्ट्स को डिटैच करके। Another amazing unknown fact: as the archaeology changed with the advent of time, it focused more on details of life and mysteries of death than on treasures. जैसे जैसे आर्कियोलॉजी में टाइम के साथ चेंजेस आते गए, वो ज़्यादा फोकस करने लग गई जो मरे हुए लोग हैं, मतलब पहले के लोगों की लाइफ पे और उनकी डेथ की मिस्ट्रीज पे, कि वो कैसे मरे थे, ना कि उनके ट्रेजर्स पे। Some 40 years after Carter's discovery in 1968, a startling fact was revealed.
40 साल बाद कार्टर की डिस्कवरी के 1968 में हमें एक बहुत स्टार्लिंग फैक्ट पता चला, बहुत अमेजिंग फैक्ट पता चला। ये डिस्कवरी एटोनॉमी प्रोफेसर ने की थी, जिन्होंने एक्सरे किया था मम्मी का। उन्होंने कहा कि जो मम्मी है उसका फ्रंट के रिब्स नहीं है और उसका फ्रंट के ब्रेस्ट बोन भी नहीं है। ये आप भी सोच रहे होंगे भाई कैसे हो सकता है ये, कि भाई उसका ये सब कहाँ गायब हो गया। बट नहीं था, उसका ये सब कुछ मिसिंग था, ये बुक में भी है। हम्म सो अब नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे टट की फैमिली की हिस्ट्री के बारे में। हम्म, इसमें आपका 4 सक्सेसर्स की बात की गई है। फर्स्ट सक्सेसर है इसमें एमनफोर्डेप थर्ड, जो है टर्ट के फादर या फिर आप उनको ग्रैंडफादर बोल सकते हैं। उन्होंने 4 डिकेड तक इजिप्ट पे रूल किया था। वो टाइम था 18th डायनेस्टी ऑफ गोल्डन एज था वो इजिप्ट का। He was succeeded by his son Amenhotep IV, who pioneered one of the odd periods in the history of ancient Egypt. जब ये मरा एमनफोर्टेप थर्ड, उसके बाद उनके बेटे ने उनकी जगह ली और उसने एक बहुत ही अजीब टाइप का पीरियड स्टार्ट कर दिया था एंशियंट इजिप्ट की हिस्ट्री में। वो पीरियड अजीब कैसे था आप आगे देखेंगे। वो उसने बहुत ही ड्रास्टिक और अनप्लीजेंट चेंजेस कर दिए थे वहाँ के कल्चर में। जैसे कि उसने प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया था एटन की वर्शिप को और संडेस की वर्शिप को। और उसने अपना नाम भी चेंज कर दिया था, उसने अपना नाम रख लिया था अखिनतन। अखिनतन मतलब है एटन का भक्त। ही मूव्ड द रिलीजियस कैपिटल टू द न्यू सिटी ऑफ अखिनतन। उसने रिलीजियस कैपिटल जो है उसको भी चेंज कर दिया। और उसने और बाकी चेंजेस किए जो थे कि उसने इमेजेस और टेम्पल्स अमुन के, जो एक मेजर गॉड था उस टाइम का इजिप्ट का, उसके सारे के सारे मतलब ख़त्म कर दिए उसके इमेजेस और टेम्पल्स। आफ्टर हिज डिमाइस अ रूरल नेम्ड समिन खेर रिजाइन फॉर अ ब्रीफ टाइम। उसके बाद एक समिन खैर आया, उसने बहुत छोटे टाइम तक के लिए उस वहाँ पे रूल किया। फिर लास्ट में आता है तुतन खातन, जो है हमारा टट। वो अभी वैसे टट तो उसको हम लोग अभी बोलते हैं, वैसे असली नेम उसका टुटन खातन ही है। वो उसने बहुत टेंडर एज में, बहुत छोटी एज में अपना राजपाट संभाला। द डेथ ऑफ द डेथ ऑफ किंग टट, Tutankhamun, or King Tut as he is widely known today, died as a teenage pharaoh and buried laden with gold. He was the last heir of the family of rulers who had ruled Egypt for centuries. His unexpected demise was a big event and the reasons for his death remain unclear. इसमें आपका वही बोला है कि जो टट था उसकी डेथ अभी तक मतलब कैसे हुई वो अभी तक हमें पता नहीं चला है। इसमें अब 2 बहुत बड़े क्वेश्चंस भी उठाए गए हैं कि हाउ डिड ही डाई एंड हाउ ओल्ड वॉज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, कि वो आखिर मरा कैसे, और वो जब मरा तो उस टाइम उसकी एज क्या थी। मतलब इसमें एग्जैक्ट एज पूछ रहा है कि क्या थी उस टाइम उसकी डेथ के टाइम। नेक्स्ट टॉपिक है आपका द सीटी स्कैन। सीटी स्कैन का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर टोमोग्राफी। In the year 2005, more than 3,300 years after his death, King Tut's mummy became one of the first mummies to undergo a CT scan. In year 2005 के टाइम पे जो किंग टट था उसका मम्मी फर्स्ट फर्स्ट मम्मी था जो सीटी स्कैन के अंडरगो हुआ, मतलब जो जिसने सीटी स्कैन परफॉर्म किया था। इन डेथ एज इन लाइफ मूविंग रेगुलरली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन। ये एक कोट दे रखा है जो मतलब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कोट है, इसको आपको याद रखना है। द सीटी स्कैन वॉज लेड बाय जाही हवास एंड डन विथ अ पोर्टेबल सीटी मशीन। The scan came up with new clues about his life and death. It provided precise data for an accurate forensic
रिकंस्ट्रक्शन ऑफ किंग टट। ये सीटी स्कैन्स जाही हवस ने प्रैक्टिस किया था, मतलब ये जाही हवस ने किया था एक पोर्टेबल सीटी मशीन से। इस स्कैन का मकसद था कि उसकी लाइफ के बारे में जानना और उसकी डेथ कैसे हुई वो जानना। इसने एक प्रिसाइज और एक एक्यूरेट डाटा दे दिया था जो रिकंस्ट्रक्ट करने में हेल्प कर रहा था किंग टट की बॉडी को, मतलब ग्राफिकली रिकंस्ट्रक्ट करने की बात हो रही है यहाँ पे। और इसमें आगे आ रहा है कि ड्यू टू सैंड इन कूलर फैन ऑफ द सीटी मशीन दे हैड टू यूज टू प्लास्टिक फैंस टू कंप्लीट द स्कैनिंग प्रोसेस। ये वाली आ रही है ना कि वो कूलर फैन में वो सैंड भर गई थी, ये असल में वो लोग सोच रहे थे उस टाइम कि भाई ये फ़ैरो का श्राप तो नहीं है। ये बहुत ही मतलब फनी स्टोरी भी है। Tut's body was examined over a computer screen with the help of the CT scan. टट की जो बॉडी थी उसको एग्जामिन किया गया कंप्यूटर स्क्रीन पे सीटी स्कैन के जरिए। इट शोड अ ग्रे हेड, neck vertebrae, a hand, several images of rib cage and a transection of the skull. अब इसमें आपके आगे बताया है कि पार्ट्स कौन कौन से उस ग्राफिकली इमेज में कौन कौन से पार्ट्स आ रहे थे। After collecting the data for scan, the pharaoh is sent back to the place he belonged, in his coffin. Uh, ये मतलब स्कैन के बाद जो फेरो था टट, उसको वापस उसके कफिन में डाल दिया गया। इट वॉज अ रिलीफ फॉर जाही हवस एज नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग विद द ममी। ये बहुत बड़ा रिलीफ था जाही हवस के लिए क्योंकि कुछ भी बुरा नहीं हुआ था मम्मी के साथ। After their observations, when they left, the wind had stopped and the surrounding came to a deathly silence. जब उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशंस ख़त्म कर दिए और मम्मी को वापस उसकी जगह पे भेज दिया तो फिर स्काई एकदम शांत हो गया, विंड्स नहीं चल रही थी और सारे के सारे बादल हट गए थे और स्काई एकदम क्लियर हो गया था। Just above the entrance to Tut's tomb stood Orion, the constellation. जो एंट्रेंस था टर्न के टॉप का, उसके जस्ट ऊपर ओरियन ओरियन एक कॉन्स्टलेशन है, तारों का झुंड गिरोह, वो उसके ऊपर अपीयर होता है, जो कि इजिप्शियंस कहते हैं उसे सोल ऑफ ओसिरिस, द गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ, वॉचिंग ओवर द बॉय किंग। ये मतलब वो लोग